तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का एक नेक्स्ट टॉपिक। इसके पूर्व प्राचीन इतिहास के 3 टॉपिक हम 3 वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने इसके पहले के वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के उनको जरूर देख लें। यह इतिहास के जो वीडियो है आप सभी को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस एग्जाम हो या एमपीपीएससी एसआई, इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो के साथ में जो हम आपके साथ जो मैटर शेयर करेंगे वो एक क्लास नोट्स का मैटर है। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है, आपको बहुत मदद करेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके सहयोगी या आपके मित्र हैं, तो वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये आपको बिना किसी कॉस्ट के ही मिलने वाला है। और इसी तरह के वीडियो भी हम आगे डालेंगे। कंप्लीट सीरीज हमें करनी है। इसमें पहले हम प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास, तीनों ही खंडों के हम अलग अलग वीडियो डालेंगे। तीनों की ही अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी। तो अभी प्राचीन इतिहास का ये चौथा वीडियो है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास नोट्स के साथ में कि जो महाजनपद काल, आज का वीडियो जो रहेगा हमारा महाजनपद काल के ऊपर रहेगा। इस वीडियो को आप पॉज करके रोक सकते हैं और इससे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो महाजनपद काल में हम देखते हैं जैसा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बिहार, उत्तर प्रदेश में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। दो मुख्य प्रांत थे, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पर लोहे का प्रयोग हो रहा था, जिससे वो प्रदेश या जिसे हम जनपद कहते थे, इसमें विभिन्न प्रकार के निर्माण की परिस्थितियां बनी। लोहे के हथियारों का उपयोग जो योद्धा वर्ग था वहां का, उन योद्धा वर्गों ने लोहे के हथियारों का उपयोग करना शुरू किया। जैसा कि हम देखते हैं कि प्राचीन समय से हम देखें जो व्यक्ति रहते थे वो एक कबीले के रूप में निवास करते थे। तो सबसे छोटा जो झुंड होता था व्यक्तियों का, उसे कबीला कहा जाता था। ऐसे ही कबीले से मिलकर के एक ग्राम का निर्माण होता था, अर्थात कबीले से बड़ा ग्राम होता था। और ये ग्राम, जब बहुत सारे ग्राम मिल जाते थे तब उसे जन कहते थे, और जन से बड़ा होता था जनपद, और इसके बाद आ जाता था महाजनपद। तो ये महाजनपद काल के बारे में ही हम इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आता है कि जो प्राचीन इतिहास में लोगों का समूह किस प्रकार से रहता था, तो पहले होता था कबीला, कबीला के बाद आता था ग्राम। क्रम भी इसका पूछ लेते हैं कि सही क्रम क्या है। तो साथियों, ये इसका सही क्रम है। इस तरह से हमें इस सही क्रम को हमें सिलेक्ट करना है कि ये आपका सही क्रम रहेगा। इसके बाद हम देखें कि ये जो महाजनपद है, इसका पता हमें कहां से लगा है। तो उस समय के जो साहित्यक स्रोत थे, हमने इतिहास के स्रोतों को पढ़ा है, तो उस समय के जो साहित्यक स्रोत थे, एक तो था बौद्ध ग्रंथ और दूसरे थे जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इन महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो महाजनपद है, महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो 2 प्रमुख ग्रंथ थे, इसके स्रोत थे। एक था अगंतुर निकाय जो कि बौद्ध बौद्ध ग्रंथ था, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित था। और दूसरा था साथियों जैन ग्रंथ या जैन ग्रंथ, इसका था भगवती सूत्र। इसमें 16 जनपदों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि कितने महाजनपद थे, महाजनपदों की संख्या कितनी थी प्राचीन काल में। तो वो संख्या थी 16। इसके बाद जो 16 का अगर हम डिवाइडेशन करें उस समय के प्रदेशों में, तो सबसे ज्यादा महाजनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे और 8 अन्य पूरे भारत देश में थे। बिहार में 3 महाजनपद थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा दक्षिण भारत में एक एक महाजनपद था, और 2 महाजनपद थे भारत के बाहर, यानी अभी वो भारत से बाहर है वर्तमान की स्थिति में देखें तो। उस समय ये 16 जनपद पूरे भारत में ही आते थे। अब हम एक एक करके इनको अध्ययन करेंगे कि जो 16 थे उसका क्षेत्र क्या था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं।
तो इसमें तीन मुख्य रूप से कॉलम है। एक है महाजनपद, दूसरा उसकी राजधानी क्या थी, ये प्रश्न बनता है। तीसरा वर्तमान भारत की क्या स्थिति है, कि अब वो जनपद वर्तमान के किस प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो पहला जो महाजनपद था वो था काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और इसके अंतर्गत जो एरिया आता है वर्तमान में वाराणसी या उसके आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। दूसरा महाजनपद था वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और इसमें प्रयागराज जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल रहता था। तीसरा महाजनपद था कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इसमें जो प्रश्न बनता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो महाजनपद की राजधानी को पूछा जाता है कि काशी की राजधानी कहाँ थी, वत्स की राजधानी कहाँ थी, और कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो इसी तरह से हमें प्रत्येक महाजनपद की राजधानी मुख्य रूप से पढ़ना है, और इसके अंतर्गत वर्तमान भारत का कौन सा क्षेत्र आता था। तो कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और इसके अंतर्गत आता था अयोध्या और फैजाबाद, दोनों ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नेक्स्ट महाजनपद था मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती थी। इसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़ा हुआ ये स्थान है। वर्तमान में भारत का ये देवरिया और गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट महाजनपद पांचाल, जो महाभारत से रिलेटेड है। उत्तर पांचाल, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और दूसरा था दक्षिण पांचाल। दो भागों में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण। तो इसमें अहिच्छत्र और कंपिल, दो इसकी प्रमुख राजधानियां थी, दोनों ही क्षेत्र थी। इसके अंतर्गत वर्तमान का जो क्षेत्र है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये तीनों ही क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट था चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसके अंतर्गत वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। कुरु, कुरु में इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। ये भी महाभारत कालीन है, यानी महाभारत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहां उसे कुरुवंश कहते थे, जो कि महाभारत से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मेरठ, दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र इसमें आता था। इसके बाद है सूरसेन, इसमें मथुरा और मथुरा उत्तर प्रदेश। सूरसेन जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी मथुरा। अगला हम नौवां महाजनपद देखते हैं। इसमें तो ये था मगध, और मगध की राजधानी दो थी, गिरिब्रज और राजगृह। इसमें जो क्षेत्र आता था भागलपुर, मुंगेर जो वर्तमान में बिहार में है। इसी तरह से अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। इसके अंतर्गत पटना, गया, ये भी बिहार का क्षेत्र है। तो ये काफी बड़ा जनपद था। बिहार हमारा अंग जनपद में भी महाजनपद में आता है, और बिहार का ही कुछ क्षेत्र मगध जनपद में आता था। 11वीं थी आपकी बज्जी। तो इस तरह से ये वैशाली इसकी राजधानी थी। वैशाली, मुजफ्फरपुर, बिहार और दरभंगा ये इसके प्रमुख क्षेत्र थे। ये एक 8 महाजनपदों का संघ था। लिच्छवी सबसे शक्तिशाली और लिच्छवी विश्व का प्रथम गणतंत्र बना, यानी यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था आती है। तो जो लिच्छवी महाजनपद था, वहां सबसे पहले विश्व के गणतंत्र की स्थापना की गई। 12वां महाजनपद था अवंती। अवंती को भी दो भागों में बांटा गया था, उत्तर अवंती और दक्षिण अवंती। उत्तर अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिष्मती। इसमें वर्तमान का मालवा क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का। 13वां जो महाजनपद था वो था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर में वर्तमान जो राजस्थान का क्षेत्र है, जयपुर और अलवर, ये इस विराटनगर राजधानी के अंतर्गत मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट महाजनपद था अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटन। कहीं कहीं आपको पोतन भी इसका लिखा हुआ मिल सकता है, या पोटली। इसमें गोदावरी का तटीय क्षेत्र आता था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक। ये प्रश्न भी साथियों पूछा गया है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था। नेक्स्ट है आपका गांधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और 16वां है कंबोज। इसकी थी राजधानी हाटक। जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको
कि दो महाजनपद वर्तमान के भारत से बाहर वाले क्षेत्र में स्थित हैं। तो ये दो वही महाजनपद हैं, एक है गांधार और कंबोज। दोनों ही ये एक पाकिस्तान में है, दूसरा अफगानिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वर्तमान में चले गए हैं। उस समय यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये महाजनपद साथियों भारत का ही हिस्सा थे। तो ये थी साथियों महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं जो जानकारी वीडियो में दी गई है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मगध राज्य के उत्कर्ष में। मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, एक सबसे अच्छा जनपद था। मगध राज्य से ही पूरे भारत का मुख्य रूप से प्रशासन चला है। कौन कौन से वंश यहाँ पर आए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि जो घर बैठ कर के तैयारी करना चाहते हैं वो आसानी से तैयारी कर सकें। जगह जगह पर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और इसके अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।